जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आपके लिए एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती आ चुकी है, इसमें आपको अपना जो सपना है, आपने जो संजोया है, उसको आपको पूरा करना है। तो इसके फार्म अप्लाई होने लगे हैं, तो आप अपना फार्म अप्लाई करिए और अपने जो तैयारी को अच्छी तरीके से धार दीजिए। जीके जीएस का महासंग्राम, एक ही वीडियो में सब कुछ। अब सपना होगा साकार, वर्दी का देना होगा अब आकार। इसी उम्मीद और आशा में, इसी जुनून के साथ आप लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अभी तो आपकी शुरुआत है। देखो, चलने को तो बहुत लोग चलते हैं, तैयारी करने के लिए, फार्म भरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सब प्रयास करते हैं, लेकिन जो अंतिम तक समय पर डटा रहता है, निश्चित ही वह सफलता प्राप्त करता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आपके साथ बहुत से बालक फार्म भरने जाएंगे, फार्म की फीस भी चुकाएंगे, बहुत तो फीस भी नहीं भरेंगे, बहुत तैयारी करने आपके संग जाएंगे। तैयारी करने का उनका मन क्या होगा, कैसे करेंगे, और अधपर में छोड़ देंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो नियमित नियम से लगातार तैयारी करेगा, निश्चित ही वह इन 39,000 भर्तियों में अपना एक स्थान निश्चित ही कायम करेगा। और वो जो वर्दी का आकार है उसे देना ही पड़ेगा, वर्दी बनवानी ही पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे कि बिना पढ़े कहीं भी नौकरी मिल जाए, कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। अंदाज़ करिए, जब आप रात में सोते होंगे तो पता नहीं कितने छात्र उस समय जग कर के पढ़ते होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपना काम करने के लिए, और अपना काम तन मन धन से करेंगे। आप भी उसी जुनून और आशा से पढ़ाई करिए। आइए चलते हैं। हमारा प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का मानक जो समय है वो किस देशांतर से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है। तो 82 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया हुआ है। ये प्रश्न आप सभी को पता होगा। प्रश्न दूसरा है कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है। तो ये नैनी यानी इलाहाबाद के तट से लिया गया है। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद के तट पर। आगे प्रश्न है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के जो मानक समय है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 5 घंटा और 30 मिनट, 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। प्रश्न अगला है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती हैं। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है। तो ये होती है 4 बार। कितने बार विचलित होती है? 4 बार। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। प्रश्न अगला है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। यदि आप एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय जो समय है उनके बीच कितना अंतर होता है। तो 4 मिनट। कितना अंतर होता है? 4 मिनट। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है। संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है। तो 0 डिग्री से देशांतर। प्रश्न अगला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं। बताइए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जो जहाज हैं वो अपनी जो तिथि रेखा है को पार करने में अपना कैलेंडर कितने आगे कर लेते हैं। तो 1 दिन। वो 1 दिन अपना
कैलेंडर आगे कर लेते हैं। प्रश्न अगला है कि 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं। बताइए कि सूर्य जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं, तो 360। कितने गुजर जाते हैं, 360। प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर यानी प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। प्रश्न है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, तो 24। अगला प्रश्न है कि भारत को किस समय जोन में रखा गया है। जो भारत है तो समय जोन 1 में रखा गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है, तो समय जोन 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान है, तो नैनी यानी इलाहाबाद के तट पर यहीं से तो लिया गया है, इसीलिए इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। बताइए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुर्क था। अल्बुर्क ने पुर्तगाली जो गोवा पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, तो पुर्तगाल ने। सबसे पहले किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था, तो पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में भारत आया था। 20 मई 1498 को भारत में आया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा काली तट के बंदरगाह पर आया था। इसका स्वागत किसने किया था, तो इसका स्वागत जमोरियन ने किया था। वहाँ के राजा जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। आगे है कि किस राज्य में कौन सा फल फूल सब्जी उगाई जाती हैं, क्या क्या जानना होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेब कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। सेब अधिकतर कहाँ होता है, तो जम्मू में। चावल पश्चिमी बंगाल में, बाजरा राजस्थान में, बांस असम में। एक चीज़ रखना है कि बांस को वृक्ष की श्रेणी में रखेंगे या घास की श्रेणी में, ये आपको बताना है। ये आपके लिए एक आंसर आपको देना है। जो बांस है, इस बांस को किस श्रेणी में रखा जाएगा। बताइए किस श्रेणी में रखोगे, घास की श्रेणी में या वृक्ष की श्रेणी में, किस में रखोगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें अपेक्षा रहेगी सबके कमेंट की। अगला प्रश्न है, केला तमिलनाडु में, जौ उत्तर प्रदेश में, काजू केरल में, मिर्च महाराष्ट्र में, कपास गुजरात में, गेहूं उत्तर प्रदेश में, मक्का आंध्र प्रदेश में, चना और दाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अखरोट गुजरात में। अखरोट कहाँ होता है, गुजरात में। जूट पश्चिम बंगाल में। आगे आम की पैदावार सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में। मक्का उत्तर प्रदेश में, सरसों राजस्थान में, प्याज महाराष्ट्र में, काली मिर्च केरल में, धान पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में, रागी कर्नाटक में, रबड़ केरल में, सिल्क कर्नाटक में। आलू उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फर्रुखाबाद जो है, इसका आलू सबसे अधिक अच्छा और माना जाता है। सिल्क कर्नाटक में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन मध्य प्रदेश में। सूरजमुखी कर्नाटक में। सूरजमुखी उत्तर प्रदेश में ही पहले होती थी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत होती थी, लेकिन अब तो बंद हो गई है। चाय असम में। चाय काली मिट्टी में होती है असम में, तो काली मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है, असम में। रबड़ केरल में, सिल्क कर्नाटक में, गन्ना उत्तर प्रदेश में हो गया। सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक में, ये हो गया, डबल हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। अगला प्रश्न चलेंगे वन लाइनर में। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम लिखें, तो होता है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो कोशिका।
पाचन तंत्र को परिभाषित करें। पाचन तंत्र क्या है कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों ग्रंथियां सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के और मल त्याग तक एक तंत्र है जिसको अनेकों ग्रंथियों में सम्मिलित किया गया है और सब एक दूसरे के सामंजस्य सहयोग से जो कार्य करते हैं, यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। आगे देखिए, संवरणी पेशियों का क्या काम है। तो संवरणी पेशियों का क्या काम है, तो संवरणी पेशियां भोजन, पाचित भोजन, रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो संवरणी पेशियां जो स्पेनेस्ट्रिक्स जो होते हैं वो भोजन को, पाचित भोजन, रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रण करती हैं। अगला प्रश्न अगला है कि पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखें। जो पाचन तंत्र में शामिल होती हैं उन ग्रंथियों के नाम क्या हैं, तो लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये तीन जो ग्रंथियां हैं वो पाचन तंत्र में सहयोग करती हैं। लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। कृदंतक दांत क्या काम करते हैं। कृदंतक दांत जो हैं वो क्या काम करते हैं। दांतों का भी वर्गीकरण किया गया है। अग्रचबड़क हैं, कृदंतक हैं। तो ये भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। कृदंतक का दांतों का क्या कार्य है, ये भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं। प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3। नंबर 1 कार्डिय। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, कार्डियक। नंबर 2 जठर निर्गमी भाग। नंबर 3 होता है फंडिस। याद रखना है, पूछ लेगा कि कौन कौन से होते हैं, या अमाशय के 3 भाग में से एक कोई दूसरा दे देगा और इनको रख देगा, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं। तो आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, आपकी किसी प्रकार से कहीं से कमजोरी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न अगला है कि पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। जो पाचित भोजन होता है उसका सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत से जो पचा कर के भोजन जो नहीं पचता है, उसके बाद बचा खुचा जो भोजन है वो बड़ी आंत को ट्रांसफ़र किया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें। जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, यकृत है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी शरीर में, तो वो है यकृति, जिसको लीवर बोलते हैं। आगे, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। बताइए, टाइलिन जो एंजाइम है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो लाल ग्रंथि। अगला है कि स्वर तंत्र में कितनी उपस्थिति पाई जाती है। स्वर तंत्र में कितनी उपस्थिति पाई जाती है, तो बताना है आपको कि स्वर यंत्र में 9 उपस्थिति पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 9। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों की श्वसन नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है। तो मनुष्य की श्वसन नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। कौन करता है, उपकला, जिसको इपिथेलियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है। बताएं, बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है, तो बिम्बाणु जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। तो बिम्बाणु प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिवस का होता है। कितना होता है, 10 दिवस का। 10 दिवस के बाद ये नष्ट हो जाते हैं और पुनः नए विकसित हो जाते हैं। इसीलिए प्लेटलेट्स जिन लोगों की डाउन होती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, वे वैसे भी मर जाते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध रुधिर को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं।
अशुद्ध रुधिर को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं सिराएं इन्वेंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिराएं। अगला प्रश्न है, हृदय आवरण क्या है? हृदय आवरण क्या है? तो हृदय पर पाया जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है। महाशिरा का क्या कार्य है? महाशिरा का क्या कार्य है? इसके द्वारा शरीर पर अधिकांश अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में डाला जाता है। जो अशुद्ध होता है रुधिर उसको कहाँ कर दिया जाता है? दाएं आलिंद में डाला जाता है। बस महाशिरा का यही कार्य होता है। आगे, अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एमोनियोटिलिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग वक्र है, वृक्क है। क्या है? वृक्क है, जिसे हम क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम लिखिए। तो अंडाणु निर्माण करने वाले अंग कौन से होते? अंडाशय, जो ओवरी बोले जाते हैं। ठीक है, अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम क्या है? अंडाशय। आगे, स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम लिखें। तो स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन है। अगला बहुत ही अच्छे प्रश्न है। हो सकता है पढ़ने में रुचिकर ना लगते हो, समझने में दिक्कत आती हो, लेकिन ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। बने रहिए, और भी अच्छे प्रश्न हैं आगे। माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? बताइए कि माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? माता में प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। आगे, विभिन्न अंगों के माध्यम से समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन होते हैं? तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो धूसर द्रव्य मस्तिष्क में मेरुरज्जु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाया जाता है। ये प्रश्न कोई नहीं पता है, किसी को नहीं पता है ऐसे प्रश्न ज़्यादातर। जैसे आप किसी से पूछ लेना कि धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो इसका जवाब आपको मिल ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, एक न्यूट्रोमीटर का नाम लिखें। तो ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। न्यूट्रोमीटर का नाम क्या है? ग्लाइसिन। आगे है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखें। जो थायराइड द्वारा स्रावित ग्रंथि है, जो इसके स्रावित हार्मोन होते हैं, उनका नाम लिखना है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। आगे है, एड्रीनलीन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो इसका अधवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। आगे है, मुख से मल द्वार तक हार नाल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुख से और मूल द्वार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से लगभग 10 मीटर। अगला प्रश्न है, जीहा मुख गुहा में आधार तल से किस रचना द्वारा जुड़ी होती है? जो जीहा होती है, जीभ, वो मुख गुहा में आधार तल से किस रचना द्वारा जुड़ी होती है? तो फ्रेन्यूलम, लिंगुअल या जुहा फ्रेन्यूलम द्वारा जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कृदंतक, रदनक, अग्रचर्वणक एवं चर्वणक दंत किस उम्र में निकलते हैं? याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है कि कृदंतक, रदनक, अग्रचर्वणक एवं चर्वणक दंत किस उम्र में निकलते हैं? तो ये 6 माह, 16 से 20 माह, 10 से 11 वर्ष और 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, पहले कृदंतक 6 माह में, रदनक
16 से 20 माह में, अग्रचर्वणक 10 से 11 वर्ष में, और चर्वणक जो दांत होते हैं वो 12 से 15 वर्ष की एज में निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। बड़ा गजब का प्रश्न कि मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में 16 कृदंतक, 4 रदनक, 2 अग्रचर्वणक, 4 चर्वणक। ठीक है, कृदंतक 4, रदनक 2, अग्रचर्वणक 4 और चर्वणक 6। इस प्रकार से कितने हुए? 16। तो 16 ऊपरी जबड़े में तथा इसी प्रकार निचले जबड़े में 16 कृदंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इस प्रकार से 16 दांत पाए जाते हैं। याद रखना कितने कितने पाए जाते हैं? 16। कितने कितने कौन से हैं उनकी संख्या भी दी है। एक बार वीडियो को रोक करके और इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न अगला है कि अमाशय की आहार धारण करने की क्षमता कितनी होती है। अमाशय की आहार धारण करने की क्षमता कितनी होती है? 1 से 3 लीटर तक। कितनी होती है? 1 से लेकर के और 3 लीटर तक। अगला प्रश्न है कि अमाशय व ग्रासिका तथा अमाशय व ग्रहण के संधि स्थल पर पाई जाने वाली अवरोधनियों के नाम लिखिए। अमाशय व ग्रासिका तथा अमाशय व ग्रहण के संधि स्थल पर पाई जाने वाली अवरोधियों के नाम लिखिए। तो ये हैं क्रमशः ग्रास नलिका, अवरोधनी एवं जठर निर्गमयी अवरोधनी। प्रश्न अगला, आहार नाल के किस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है? तो छोटी आंत द्वारा। इसकी औसत जो लंबाई है वो 7 मीटर होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है उसकी कितनी होती है? 7 मीटर। पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत का पहला एवं सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो ग्रहणी। कौन सा होता है? ग्रहणी। अगला प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल व खनिज लवणों को अवशोषण करना तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना। तो बड़ी आंत का अवश्य यही कार्य होता है। बृहदात्र को कितने भागों में विभेदित किया जा सकता है? तो 4 भागों में। कौन कौन से में? आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत, अवरोही बृहदांत्र और सिंगमाकार बृहदांत्र। इस प्रकार से 4 में विभाजित किया जाता है। आगे गुदानाल में पाई जाने वाली संवरणी के नाम लिखिए। गुदानाल में पाई जाने वाली संवरणी के नाम लिखिए। तो वहीम एवं अंता संवरणी। कौन होता है? वहीम एवं अंता संवरणी। अगला प्रश्न है कि लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। लार ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। तो नंबर 1 है कर्णपूर्ण ग्रंथि, नंबर 2 है अधोजंगम लार ग्रंथि, नंबर 3 है अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रित ग्रंथ का नाम लिखिए। एक मिश्रित जो ग्रंथ है उसका नाम लिखना है। तो अग्नाशय ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि है जो एक मिश्रित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो यकृत पालिकाएं, ये यकृत में लगभग 1 लाख होती हैं। यकृत पालिकाएं कितनी होती हैं? ये लगभग 1 लाख होती हैं। भोजन किस रूप में ग्रसनी से ग्रासिका में
तथा ग्रासिका से अमाशय में पहुँचता है तो बोलस के रूप में। कैसे पहुँचता है? बोलस के रूप में। अगला प्रश्न है कि अमाशय में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl श्लेष्मा म्यूकस व पेसिनोजन स्रावित होता है। तो क्रमशः ऑक्सीजन कोशिकाएं, श्लेष्मा, ग्रीवा कोशिकाएं, पेस्टिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है अमाशय से भोजन किस रूप में छोटी आंत में आता है? तो काइम के रूप में। कैसे आता है? काइम के रूप में। पित्त के 2 कार्य लिखिए। पित्त के 2 कार्य क्या हैं? तो पित्त के हैं वसा की पाइसीकरण करना, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। ये 2 काम किसके हैं? पित्त के। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाओं का विकास जिस विशेष अवधि में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यौवना आरंभ। ठीक है, यौवना आरंभ की उम्र क्या होती है? तो यौवना उम्र की जो उम्र होती है, एज होती है, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष, लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र पर। मनुष्य का लैंगिक परिपक्वता किस उम्र में पूर्ण करता है? मनुष्य का जो लैंगिक परिपक्वता है वो किस उम्र में पूर्ण करता है? तो 18 से 19 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है कि नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न करता है? तो नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो लिंग हार्मोन उत्पन्न करता है। तो मनुष्य में जो है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो लिंग हार्मोन उत्पन्न करते हैं। नर व मादा मनुष्य में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। तो नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय। नर मनुष्य में पाई जाने वाली अखरोट समान वहिम स्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए जिसका स्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो वो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला प्रश्न है शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर कौन सी रचना बनाते हैं? तो स्खलन वाहिनी। क्या बनाते हैं? स्खलन वाहिनी। युग्मक जनन किसे कहते हैं? जनदों, वृषण व अंडाशय में अगुणित युग्मों को के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है शुक्र जनन किसे कहते हैं? तो वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अंड जनन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अंड जनन अंडाशय में अंडाणुओं युग्मों के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्म शुक्राणु एवं मादा युग्म अंडाणु के संयुग्मन द्वारा युग्मनक निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा दोनों मिलते हैं और पुरुष के स्पर्म और मादा के जो अंडाशय हैं उनसे के मिलकर के जो संयोग होता है तब जाकर के एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेने को होता है तो उस स्थिति को प्रसव कहते हैं। नालिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। वह तंत्र जो मनुष्य के विभिन्न अंगों के बीच तथा अंगों व वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? और साथ ही अंगों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यही पहलवान है। परधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है? तो 2 प्रकार की, संवेदी या अभिवेदी। संवेदी या अभिवाही 2 प्रकार की। संवेदी या अभिवाही ये एक ही हैं और उसके बाद प्रेरक या अपवाही तंत्रिका, ये 2 प्रकार की परधीय तंत्रिका तंत्र हैं।
आगे, शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम व वजन लिखिए। बताओ, शरीर का सबसे अधिक जटिल अंग कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? तो मस्तिष्क मेरु द्रव्य। कौन सा होता है? मस्तिष्क मेरु द्रव्य। कर्पस केलोसम क्या है? तो दोनों प्रमस्तिष्क गौलार्धों को जोड़ने वाली पट्टी। आगे है, हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? तो अग्र मस्तिष्क के डाइंसिफेलान भाग पर होता है। श्वसन किसे कहते हैं? पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के बीच CO2 O2 के विनिमय की क्रिया को श्वसन कहते हैं। कौन सी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वसन नालिका में ही जाए तथा भोजन आहार नाल में ही जाए? घाटी ढक्कन, एपिग्लास्टिक। घाटी ढक्कन एपिग्लास्टिक जिसे को बोलते हैं, ये निश्चित करता है कि कौन सी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वसन नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में ही जाए। ग्रासनी व श्वसन नली को जोड़ने वाली रचना का नाम लिखिए। तो वो होता है कंठ। यह 9 उपस्थियों से बना होता है। कितने से बना होता है? 9 उपस्थियों से बना होता है। अगला प्रश्न, ग्रसनी व श्वसन नली को जोड़ने वाली संरचना का नाम। तो कंठ ये हो गया। श्वसन नली सदैव खुली रहती है तथा पिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी भित्ति में सी आकार के उपस्थित के छल्ले पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें सी जो आकार के उपस्थित छल्ले पाए जाते हैं, इसीलिए ये पिचकती नहीं है। श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो कूपिकाओं की सतह पर। कहाँ होता है? कूपिकाओं की सतह पर। रक्त की पीएच कितनी होती है? रक्त की जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। हल्का क्षारीय भी होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का जो निर्माण है वो लाल अस्त मज्जा में, भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में प्लीहा में होता है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 लीटर। आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी का जो लाल रंग वो किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक जो हीमोग्लोबिन जो नामक एक प्रोटीन है उसके कारण होता है। आगे, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? बताएं। तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। आगे, बस वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, एंड करने वाले हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट होती हैं। रक्त का धक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट होते हैं। विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी RH+V? तो लगभग 80% हैं। माइट्रल या द्विबलन कपाट कहाँ पाया जाता है? तो बाएं आलिंद व निलय के बीच में। डब की आवाज़ कब आती है? आलिंद निलय कपाटों, माइट्रल व त्रिलबन कपाटों के मध्य होने पर लब ध्वन आती है तथा अर्धाचंदाकार कपाटों के बंद होने पर डब ध्वन आती है। द्विसंरचण प्रसंरक्षण किसे कहते हैं? तो रक्त को एक प्रसंरक्षण चक्र पूरा करने हेतु हृदय में से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे द्विसंरक्षण कहते हैं। रक्त के द्रव भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं प्लाज्मा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।